हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इडोटेरिया का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि संसद का वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल गठन किया जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बात थोड़ी हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य में कौन नहीं शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको बता दें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन डी जो है राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो राज्य विधान परिषद है वो किसी किसी स्टेट में है और किसी किसी स्टेट में नहीं है। इसलिए राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्तों आर्टिकल 54 है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों नीतिक निर्देशक तत्व की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। दूसरा है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों ये सही है, आयरलैंड के संविधान से ही जो नीति निर्देशक तत्व है उसे ग्रहण किया गया है। अब ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन देखते हैं डी, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी ये गलत है, क्योंकि इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। अब बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, LM सिंघवी समिति ने। बात है दोस्तों LM सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1986 में। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की, तो पहले हम लोग जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, तो मूल कर्तव्य जो संविधान में पहले दिए गए मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो 11 हो गए हैं। अब बात करें कि किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में कुल 11 हैं, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब इसके आर्टिकल की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल है 51 क। मौलिक कर्तव्य को 51 क के तहत रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो बात हो रही है दोस्तों संविधान के भाग 12 में। तो पहले बात कर लेते हैं संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। उसी में भाग 12 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा, ये भाग 12 से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ विधि निर्माण की, तो कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 है जो कि संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। तो बात करें दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद का, तो ये 1973 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, ये निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो 1966 में गठित हुई थी उसके अध्यक्ष की। तो उसके अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। बात हो रही है दोस्तों ये तो पहला गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। बात हो रही है कि दूसरा प्रशासनिक आयोग कब गठित हुआ था? तो सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था 2005 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे वीरप्पा मोइली। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखते हैं। चलिए वेतन है जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, वेतन है जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अब वेतन ऑप्शन 2 है वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है बल्कि नहीं कि भारत की संचित निधि से। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3
पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है, पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में था कि गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन को चुनने के लिए तो ये 2 और 3 गलत हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस ऑप्शन 2 और 3 किस में है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी है, जो 2 और 3 जो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण की। तो दोस्तों ये आर्थिक आधार पर आरक्षण था ऑप्शन नंबर सी, 103वां संशोधन, जो कि 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साइन होते ही ये 103वां संशोधन पर सहमति प्रदान हो गई थी, जिसमें इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। तो दोस्तों बात हो रही है कि सिक्कों पर बिना अंकित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके सिक्का पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। बात कर दो समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन ये किसने कहा था। तो ये कहा था इतिहासकार B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त वंश का प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त की गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे बिना वादन करते हुए दर्शाया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वैदिक काल में आजीवन अव्याहत रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बात हो रही है वैदिक काल की, और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। बहतू, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो बहतू है, लड़की के विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार था। अब वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ट्राम्पसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नौदा टोली। नौदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये कौन नदी किनारे स्थित है, नर्मदा नदी। यहाँ पर अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें दोस्तों लोथल की, जो कि गुजरात में है, यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बात करें दोस्तों राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी है जो कि भारत का सबसे बड़ा ये सिंधु सभ्यता का नगर है, जो कि हाल में ही खोजा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाजकाई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों बात हो रही है यहाँ बोगाजकाई अभिलेख की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर। बोगाजकाई अभिलेख एशिया माइनर क्षेत्र तुर्की में प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है। कब का? 1400 ईस्वी पूर्व का। इस अभिलेख से यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का मूल प्रदेश है जो कि मध्य एशिया है। इस पर इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य देवताओं का नाम अंकित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अब बात करें दोस्तों राजेंद्र प्रथम की, तो ये संबंधित है
चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की जो स्थापना है वो किया था विजयालय ने। कब? तो 9वीं शताब्दी में। अब बात करें चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका स्थानीय स्वशासन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इस आंदोलन का कथन है जो करो या मरो था। अब ऑप्शन नंबर बी है कि आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। अब बात हो रही ऑप्शन नंबर सी की, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर नहीं चलाया गया था। अब बात है ऑप्शन नंबर डी की, हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों न्याय दर्शन है जिसके परिवर्तक थे ऑप्शन नंबर डी, गौतम। न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि अक्षपाद गौतम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गौतम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दोस्तों बता दें कि 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो था ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। अब बात हो रही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो इसके स्थापना किए थे ओ ह्यूम। कब हुआ था? तो 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन को चुनना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि 1938 एवं 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, 1938 के हरिपुरा, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जापान की सहायता द फ्री इंडिया सेंटर का जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि द फ्री इंडिया की सेंटर की स्थापना जापान की सहायता से नहीं बल्कि जर्मनी की सहायता से, जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से किए थे। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने 28 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अब बात करें दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन राज बिहारी बोस ने किया था, लेकिन 9 जुलाई 1947 को राज बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसका नेतृत्व सौंप दिया था। ऑप्शन डी है, उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो जापान की सहायता से नहीं जर्मनी की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। मसद जागीर की शुरुआत किस मुगल शासन ने की थी?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। मसद या जागीर की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अब बात करें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका शासनकाल था 1304 से 1369। अब बात करें कि इब्न बतूता कब आया था, तो इब्न बतूता आया था दोस्तों 1333 ईस्वी में, और 1342 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। इसका किताब का नाम दोस्तों देखें तो इसका किताब का नाम है उल हेला। इसका किताब का नाम है दोस्तों उल हेला, जिसमें सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग बम पर किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र केस में इन चारों को दोस्तों फांसी दी गई थी, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अविन चंद को। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं, रॉलेट एक्ट के एक ऑप्शन नंबर है, रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, जनरल डायल को शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति मिली थी। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति नहीं दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसे भले ही ब्रिटिश संसद में उसकी प्रशंसा की गई थी और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी, लेकिन भारत सरकार में पदोन्नति नहीं मिली थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है कहा था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किए थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों जब भारत विभाजन की घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तब अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग 58 का अभिप्राय था दोस्तों वहाँ का राजस्व विभाग से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कुल उपज का 1/6 भाग है जो कर के रूप में लिया जाता था। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दिल्ली दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। बात करें दोस्तों कि गद्दी पर कब बैठा था, तो गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर 1296 ईस्वी में बैठा था और 1299 ईस्वी में गुजरात पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और बहुत चर्चित चित्तौड़गढ़ पर बात करें दोस्तों कि आक्रमण कब किया था, चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी को यह आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने सर्वाधिक सहायता की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम में कैनी ने दोस्तों कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ा था। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये हम लोग सब जानते हैं, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गोखले। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अरुणा आसफ अली के संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो दोस्तों बात हो रही है अरुणा आसफ अली की। तो दोस्तों ये अरुणा आसफ अली का संबंध है, जिसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, भारत आंदोलन से। बात हो रही की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 32 है कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? दोस्तों हिंदू कॉलेज की, तो हिंदी कॉलेज की जो स्थापना है उसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। दोस्तों किसके किसके साथ मिलकर किए थे? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। दोस्तों की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो स्थापना है वो किया गया था 1817 ईस्वी में, और 1855 ईस्वी में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों तो बात हुई यहाँ मित्र मेला की, तो इसका ऑप्शन हो जाए, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर दास सावरकर। दोस्तों मित्र मेला की जो स्थापना किए थे वो किए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। कब किए थे दोस्तों? तो 1899 ईस्वी में। और इनकी एक और संस्था है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है अभिनव भारत। तो दोस्तों अभिनव भारत है, जो इस अभिनव भारत का ही पूरा नाम मित्र मेला है, जो कि 1904 ईस्वी में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब बात करें कि कब किए थे, तो इसका स्थापना किए थे दोस्तों 1918 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। अब बात हो रही दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 1931 ईस्वी में। द्वितीय का और तीसरा का बात करें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों बात हो रही है देश नायक की, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। अब इसी के अवसर पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्या कहा था दोस्तों? देशभक्तों का
देशभक्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों अंतिम युद्ध लड़ा गया था 1799 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। 1799 ईस्वी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ने के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये भारत कब आया था? यह आया था 1942 में। इसके लिए दोस्तों विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करें दोस्तों स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों किसी भी क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता, ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका जो नियंत्रण होता है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्र इकाई द्वारा संपादित की जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ई। आगे देखते हैं दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2250 कैलोरी। आगे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा, एक का हो जाएगा केसर का हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, आपका हो जाएगा काली मिर्च केरल का है, हल्दी का हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश और जीरा का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का 4, बी का 3, 3 का 2 और 4 का 1। अब बात करें दोस्तों मसाला उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भारत मसाला उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ उगाए जाते हैं? तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों केरल में होता है, जिसे मसालों का बागान भी कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा तथा इलायची को मसालों की रानी की संज्ञा दी गई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत किस कीमत को किसान के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना किसकी सहमति के अनुशंसा पर की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव रमन सिंह समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई थी। बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्रों का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बात करें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीली क्रांति और ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्रांति।
दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो पीली क्रांति है वो संबंधित है तिलहन से, और कृष्ण क्रांति है वो संबंधित है पेट्रोलियम से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। बात करें दोस्तों अन्न क्रांति की, तो अन्न क्रांति की बात करें दोस्तों तो गोल 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 क्रांति है दोस्तों। गोल क्रांति का अभिप्राय है आलू से। गुलाबी झींगा क्रांति का गुलाबी क्रांति का अनुप्रिय है झींगा या प्याज से। धूसर क्रांति उर्वरक से। रजत का अंडा से। और सुनहरी का फल एवं सब्जी से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ की सहायता से जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। बात करें कब स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर। बात करें दोस्तों भिलाई संयंत्र कहाँ है, तो भिलाई संयंत्र दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है। वहीं बात करें कि आगे क्वेश्चन नंबर 49 की, तो निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति ऋण पत्र बैंकों की कुल जमा राशि कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल्यों का संचय करते हैं, इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। इन्हें ही संकृत मुद्रा कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक दी समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा, तो ये से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं एक 51 क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे गरीबी दर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गरीबी दर है दोस्तों 39%। बिहार का जो राज्य है दोस्तों वो 4th राज्य है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय समाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में अल्प मात्रा में होती है और तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य दोस्तों मिजोरम है, पहला तो मिजोरम है, दूसरा त्रिपुरा है, तीसरा मेघालय है और चौथा दोस्तों असम और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये कुछ 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करती हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न पर विचार कीजिए। गर्म एवं शुष्क जलवायु, दूसरा है हल्की और गीली सर्दी, तीसरा है सदाबहारी ओक के पेड़। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागरीय की विशेषता है। उपरोक्त सभी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशिष्ट विशेषता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बात हो रही है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माना दर्रा। माना दर्रा दोस्तों जो है वो सिक्किम में नहीं है दोस्तों। माना दर्रा की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। बाकी आपका देखें तो बरलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, सिपी कल्ला हिमाचल प्रदेश में सही है, जिलेपा सिक्किम में सही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नामचा बड़वा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री और वृहद हिमालय की श्रेणी में। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की कि पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर। उत्तर से दोस्तों आकर गंडक नदी है जो कि गंगा में मिल जाती है। दोस्तों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पटना से मोकामा तक। आगे देखते हैं दोस्तों, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व बिहार में। बात कर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की, मरुधान किसे कहा जाता है। तो मरुधान दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की, क्वेश्चन नंबर 62 है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1948 को। यह एक दोस्तों दामोदर घाटी निगम है जो कि देश का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। तो इसकी स्थापना तो 1948 में हुई थी, 7 जुलाई को। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की, तो निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बात करें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लानोस वेनेजुएला। दोस्तों लानोस का जो विस्तार है वो वेनेजुएला में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लानोस वेनेजुएला। जबकि बात कर दोस्तों कैंपास की, तो कैंपास उत्तरी ब्राज़ील में नहीं बल्कि कहाँ है, दक्षिणी ब्राज़ील में। अब बात करें दोस्तों पंपास की, पंपास है चिली में नहीं, अर्जेंटीना में। और बात करें सिलवास की, तो सिलवास है दोस्तों अमेजन बेसिन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लानोज, जो कि वेनेजुएला में है। अब बात करें दोस्तों 64 की, तो हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है दोस्तों। तो हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है। अब डेनमार्क की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वह है कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। अब बात करें स्वीडन की राजधानी दोस्तों, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। चलिए बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो दोस्तों बात करें ठंडी जलधारा की, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों अगुलहास, जो कि ठंडी जलधारा नहीं है। अगुलहास जलधारा है दोस्तों जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। दोस्तों कैसी जलधारा है, गर्म। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आयतन की दृष्टि से पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकाल झील। आयतन की दृष्टि से बेकाल झील है दोस्तों जो कि सबसे बड़ा है। अब बात करें दोस्तों बेकाल झील है कहाँ, तो यह है दोस्तों रूस में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है सुपिरियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि अमेरिका और कनाडा में पड़ता है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यह है कैस्पियन सागर। चलिए बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की, टोरेस जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो बात करें दोस्तों टोरेस की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य टोरेस जलधरी जल डमरू दोस्तों स्थित है। अब बात करें दोस्तों बांस की, तो बांस जल डमरू स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के बीच दोस्तों बांस जल डमरू स्थित हैं। वहीं बात करें कुक की, तो कुक जल डमरू दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। कौन सा दोस्तों, कुक। अब बात करें दोस्तों मलक्का जल डमरू की, तो मलक्का जल डमरू
इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है मलक्का, इंडोनेशिया और मलेशिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की कि निम्नलिखित में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो हीरे का सर्वाधिक भंडार दोस्तों रूस में पाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रूस, ऑप्शन नंबर सी रूस। दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर दोस्तों हो जाएगा बोट्सवाना। अब भारत में बात करें दोस्तों हीरे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है दोस्तों, भारत में एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की, तो किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कार्यालयों को दोस्तों घरेलू सीमा में नहीं शामिल किया जाता है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की, तो क्वेश्चन नंबर 70 है दिसंबर 2022 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा तेंदुआ की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ कुल दोस्तों भारत में कुल 12,852 तेंदुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ 3,421 तेंदुए हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान पे तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बात करें दोस्तों एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थापित किया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर। कब तक स्थापित कर लिया जाएगा दोस्तों, तो 2022 तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, तो क्वेश्चन नंबर 72 है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम दिवस। अब बात करें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है, तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। अब बात करें कि इस बार जो 2021 में जो जयंती मनाई गई है दोस्तों, वो कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 125वीं जयंती मनाई गई है। और इसी साल सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की प्रथा शुरू हुई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 20 देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमीरात में। संयुक्त राज्य अमीरात में दोस्तों कुल लगभग 1.8 करोड़ भारतीय रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 143। 24 जनवरी 2021 को दोस्तों स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये रॉकेट प्रक्षेपित किया था, जिसमें 143 उपग्रह थे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, तो व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई दोस्तों। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इस पहला पदक जो जीती थी वो 2016 में रजत पदक, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 है नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्नाटक। अब बात करें दोस्तों दूसरा स्थान पे कौन है, तो दूसरा स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पे दोस्तों तमिलनाडु।
अब बड़े राज्यों में दोस्तों अंतिम स्थान पे कौन है, तो सबसे अंतिम स्थान पे है दोस्तों बिहार, जो कि 17वां स्थान पर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इपिक का विस्तारीय नाम क्या है। तो इपिक का विस्तारीय नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महावीर चक्र से। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, द लवर बॉय ऑफ द बहलपुर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थप्पड़ को दोस्तों 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस थप्पड़ के जो डायरेक्टर दोस्तों उसका नाम है, इनके नाम है अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है इरफान खान को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो दोस्तों ये मिला है तापसी पन्नू को। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करें तो ये मिला है ओम राउत को, जो कि तानाजी के डायरेक्टर थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमन्ना। ये 24 अप्रैल 2021 को शपथ लिए हैं। ये किनके स्थान बने हैं, तो अरविंद बोबड़े की जगह बने हैं। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 82वां क्वेश्चन, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों असत्य कथन की चुनना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा असत्य कथन है। तो ऑप्शन ए है, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर मनाया जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है, इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था। बिल्कुल दोस्तों यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु से वर्चुअली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। दोस्तों ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दूसरा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन का प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों बात करते हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री की। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन लॉफ्वेन। चलिए बात करते हैं 85 की, तो हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्वेट ओकोन, सीरिया के राष्ट्रपति। दोस्तों इस्वेट ओकोन सीरिया के राष्ट्रपति नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 की, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब बात करें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन कब हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 10 जनवरी से 31 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। किसको हरा के जीता है दोस्तों, तो बड़ोदरा को हराकर जीता है तमिलनाडु। बात करें दोस्तों 87 क्वेश्चन की, तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य अतिथि थे डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब बात करें दोस्तों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का
थीम क्या था? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 22 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अब बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस राज्य ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ 1 करोड़ की राशि पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो दोस्तों अभ्युदय योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 91 है 2021 में कुल कितने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री दिए गए हैं? तो दोस्तों कुल 100, ऑप्शन नंबर डी 119 पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए हैं, जिसमें 102 को पद्मश्री, 10 को पद्म भूषण और 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है 30वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शरद कुमार लिम्बाले को। अब बात करें कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के तहत। इसमें 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह दोस्तों दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 30 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। तो दोस्तों बढ़ते से घटते क्रम में सजाना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। अब बात करें दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश में कुल 77,482 किलोमीटर वन क्षेत्र है। वहीं पर देखें अरुणाचल प्रदेश में कुल 66,888 किलोमीटर है। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो 55,611 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की 95 की। तो आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चयों में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित रोजगार और महिलाओं का अधिकार। दोस्तों ये 7 निश्चयों में शामिल नहीं है। बात करते हैं कौन कौन शामिल है। तो पहला तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये शामिल है। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिलाएं, ये भी शामिल है। तीसरा स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर विकसित शहर, दोस्तों ये भी शामिल है। चौथा है स्वच्छ गांव श्रमित गांव। पांचवा है सुलभ संपर्कता। छठा है सबके लिए अतिरिक्त स्वस्थ सुविधाएं। और सातवां है हर खेत का सिंचाई तक पानी पहुंचाना। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.97%। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। तो बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों तो मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो 98 है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्था को, जो कि अरवल में पड़ता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस राष्ट्र कौन सा है, कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। आगे देखते हैं दोस्तों 101 बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 को। अब बात करें दोस्तों किसकी अध्यक्षता में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की कि बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार की भूमि पर पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना में। बात करें कि दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता को दोस्त कौन किया था? RN माधोलकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार के नवपाषाणिक युग के अवशेष किस स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन से अधिक? क्योंकि दोस्तों नवपाषाणिक युग के अवशेष ऑप्शन नंबर ए, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी, चेचर जो कि वैशाली में है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो पटना को बिहार की राजधानी शेरशाह कब बनाया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1541 ईस्वी को। बात करें दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी। और बिलग्राम का युद्ध बात करें दोस्तों बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी। अब बात करें दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है दोस्तों सासाराम में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। चलिए आगे देखते हैं वर्तमान में पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो दोस्तों आम्रपाली का संबंध था वैशाली से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 110 कि किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों ऑप्शन नंबर 111 कि जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। मैनोमीटर गैसों का दाब, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। डी, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, सबसे अधिक, क्योंकि दोस्तों सब ही सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। ईसाई पत्नी में कितने मूल मात्रक को स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों ईसाई पत्नी में कुल 7, ऑप्शन नंबर बी, मात्रक को स्वीकार किया गया है। कौन कौन सी है दोस्तों? लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा है द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, तीसरा है समय जिसका मात्रक है सेकेंड, चौथा है विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, पांचवा है ताप जिसका मात्रक है केल्विन, छठा है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक है कैंडिला, और 7वां है पदार्थ की मात्रा जिसका
मात्रक है मोल। चलिए शुरू देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 114 कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतीक सूचक क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग सभी हैं जो कि अम्लीय क्षारीय होने का प्रतीक का सूचक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 फाइबर ऑप्टिक से दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 है बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों बर्तन को चमकीला बनाने में उपयोग में लाया जाने सबसे निम्नलिखित में से पदार्थ है ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 कि मेढक का संबंध निम्नलिखित में से मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है त्वचा सांस लेता है, बिल्कुल सही है। मेढक है दोस्तों जो त्वचा सांस लेता है। बी है शीत रक्त प्राणी है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, ये शीत रक्त प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी है कायातरण में आंत बड़ी हो जाती है दोस्तों, ये गलत है। कायातरण में आंत बड़ी नहीं बल्कि छोटी हो जाती है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 118 निम्नलिखित में से रसायन मच्छर भगाने वाली दवा में से सक्रिय रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिथ्रीन। चलिए आगे देखते हैं 119 एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 किग्रा CO2। अब आगे देखते हैं दोस्तों 120 मानव शरीर का भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों कुल ऑप्शन नंबर डी 65% ऑक्सीजन होता है। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा है दोस्तों वह सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अब देखते हैं दोस्तों 124 चूहा मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, क्योंकि चूहा मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फोड दोनों रसायन से किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 125 श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। अब देखते हैं क्वेश्चन 126 मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। तो दोस्तों उपयुक्त कथन में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 128 निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे भारी तत्व पृथ्वी पर यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार होता है दोस्तों 238.03 एवं घनत्व होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आज सबसे हल्का की बात करें तो दोस्तों सबसे हल्का हो जाएगा हाइड्रोजन। अब पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है दोस्तों ओशियम, और प्राकृतिक धातु सबसे भारी है यूरेनियम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 129 निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शकरकंद है, जो कि तना का उदाहरण नहीं है। तना आलू दोस्तों तना का उदाहरण है, गन्ना तना है और अदरक भी तना का ही उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 अभावजन्य रोग किसे कहते हैं।
तो दोस्तों अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। आगे देखते हैं दोस्तों 132, वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो दोस्तों बात करें आनुवंशिक रोग की तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिमेंशिया। डिमेंशिया रोग एक मस्तिष्क रोग है दोस्तों जो कि याददाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है, बाद में यह मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे देखते हैं कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि कोबाल्ट 16 और आयोडीन 131 का प्रयोग दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। वहीं बात करें आर्सेनिक 74 की तो आर्सेनिक 74 दोस्तों ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। वहीं पर सोडियम 24 की बात करें तो ये परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 की तो 36 है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सा गैस होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। यकृत के बारे में दोस्तों जानें तो ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में, तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और जीरोपैथेलमिया भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। अब बात करें इस स्कर्वी रोग के बारे में तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब बात करें दोस्तों 139 के बारे में तो H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ऑप्शन नंबर ए, ब्लड फ्लू दोस्तों होता है। H9N2 एवं H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का दुर्लभ प्रकार का वायरस है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि मैथ है, तो इसका सही आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो 141 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0। 142 का हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2700। अब बात करें दोस्तों 143 की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.2/3 kg। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 की तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26,620। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 की तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर डी, 48। अब बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 27 की तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 148 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 58। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 126। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 101/2। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।